नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज हम यूजीसी नेट जून 2012 के पेपर थर्ड होम साइंस के पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 37 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम 38 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 38 क्वेश्चन है, थ्रूपुट इज द एक्टिविटी आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री। थ्रूपुट जो है एक्टिविटी है सिस्टम बाउंड्री के बाहर का, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। थ्रूपुट जो है वो सिस्टम बाउंड्री के अंदर का है। देखिए, इन जनरल टर्म थ्रूपुट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन और द रेट एट विच समथिंग इज प्रोसीड। जो भी कार्य होता है, कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, तो जिस रेट पे होता है थ्रूपुट क्या है, इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन। जिस रेट से प्रोडक्शन हो रहा है वो थ्रूपुट है। अब पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सेकंड पे आते हैं, ब्लैक बॉक्स डिस्क्राइब द अननोन थ्रूपुट। ये आंसर सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स जो है, जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल है उसको अचीव करने में जो बाधाएं आती हैं उसे ही ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये ब्लैक बॉक्स अननोन कैसे है? देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि आपने एक कपड़े की फैक्ट्री स्टार्ट की, लेकिन वो कपड़े की फैक्ट्री जब आप काम स्टार्ट करते हो, काम ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम चलते हैं, तो आपका जो गोल है वहाँ तक पहुँचने में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिसको आप टाइम टाइम पे उसको फुलफिल करते हो, उसको शॉर्ट आउट करते हो प्रॉब्लम को। तो क्या होता है, ये प्रॉब्लम अगर पहले से आपको पता होती आप तो उसको सॉर्ट आउट कर देते, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो अननोन रहता है। इसलिए ब्लैक बॉक्स क्या है, जो बाधाएं आती हैं वो अननोन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 39 क्वेश्चन। Physiological fatigue can occur in the situation other than those in the relatively high workload period. अपेक्षाकृत उच्च कार्यभार अवधि के अलावा अन्य स्थितियों में शारीरिक थकान हो सकती है। ये आंसर राइट है। क्या होता है, जब आप किसी कार्य को करते हो तो आधे घंटे किया, फिर रेस्ट लिया, फिर 1 घंटे काम किया, फिर रेस्ट लिया, तो आपको शारीरिक थकान उतनी नहीं होती है। लेकिन अगर उसी कार्य को आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगातार करते रहें तो आपको थकान हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, परफॉर्मिंग डिसलाइक टास्क इज द मेजर कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल फैटिग। नापसंद कार्य करना शारीरिक थकान का मुख्य कारण है। ये गलत है। कोई भी काम अगर आपको पसंद नहीं है, सपोज दैट कि आपको घर की साफ सफाई करना पसंद नहीं है, लेकिन क्या नापसंद कार्य अगर आप कर रहे हो तो क्या आपको थकान होती है, शारीरिक थकान फील होती है? तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सही आंसर आपका है ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ergonomics is the defined as fitting the task to the man. Yes, ergonomics जो क्या है वो है कोई टास्क मैन के लिए फिट है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, पुअर रिलेशनशिप बिटवीन वर्क वर्कर एंड वर्क इन्वायरमेंट रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ वर्कर्स। सेकेंड ऑप्शन, आर ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग है। इसमें देखिए ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। और ergonomics के बारे में नीचे कुछ पॉइंट लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है, समेटिव इवैल्यूएशन ट्राई टू मेजर एंड रिजल्ट ऑफ ए प्रोग्राम। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? किसी भी कार्य के पूर्ण होने पे जो लास्ट में उसका एंड जो खत्म होता है कार्य, उसको मेजर करना, उसको समझना, उसका मूल निकालना, यही समेटिव इवैल्यूएशन है। अब this will help to decide whether to continue or discontinue the program.
जब आपको लास्ट में मोल में उसका जो रिजल्ट निकलता है उससे आपको पता चलता है कि इस कार्य को आगे बढ़ाना है या यहीं पे स्टॉप करना है। सपोज दैट आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया, आपने लास्ट में मंथ के लास्ट में देखा कि आपको प्रॉफिट नहीं हुई, फिर सेकेंड मंथ भी देखा आपको प्रॉफिट नहीं हुई, तो क्या आप उस काम को कंटिन्यू करोगे? नहीं करोगे। तो समेटिव इवैल्यूएशन क्या करता है, पहले तो आपको बताता है कि रिजल्ट क्या है, और दूसरी बात ये कि अगर रिजल्ट निगेटिव होता है तो आपको पता चलता है कि काम कंटिन्यू रखना है या डिसकंटिन्यू रखना है। दोनों आंसर आपके सही हैं। ए आंसर इज राइट। 42 देखते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब आदमी खुद से खुद बातें करता है, खुद ही क्वेश्चन करता है, खुद ही आंसर करता है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन अपने आप से बात कर रहे हैं ना, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन विथ अदर। जो आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन विथ अदर। क्यों इम्पोर्टेंट है? जब आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करना सीख लोगे, आपको पता होगा कि किसी पॉइंट के बारे में आप अपने अंदर मंथन कर रहे हो, सोच रहे हो कि ये गलत हो सकता है, ये सही हो सकता है, उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट को रख के सोच रहे हो, तो उसके बारे में आप पूरी तरीके से तैयार हो जाते हो। तो जब आप उस टॉपिक के लिए पूरी तरीके से तैयार है तो आप दूसरे से उसको मतलब डिबेट है हो रही है या कुछ हो रहा है उसमें आप बात कर सकते हो ना, क्योंकि आपने तो अपनी इवेल्युएट कर लिया है पूरी तरीके से। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो इसीलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेटिंग विथ अदर। तो दोनों राइट है आपके। नेक्स्ट देखते हैं। What is essential a social phenomena and only secondary a material or physical phenomena? पोवर्टी, गरीबी जो है क्या है? एक सोशल फिनोमिना है। सोशल फिनोमिना इसे क्यों बोला गया है? कोई बंदा अमीर है, गरीब है, उच्च कास्ट का है, निम्न कास्ट का है, ये कौन किस लिए है? ये सोशल फिनोमिना है ना, सामाजिक बंधन है। समाज में लोग बोलते हैं कि भाई ये उच्च कास्ट का है, ये निम्न कास्ट का है, इसी तरह ये गरीब है, ये अमीर है, ये समाज द्वारा बनाए गए हैं। एंड ओनली सेकेंडरीली ए मटेरियल फिजिकल फिनोमिना। जो पैसा है वो क्या है? कोई वो एक फिजिकल है, मतलब कि मुद्रा क्या है? मटेरियल चीज है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सेकंड पूछ रहा है कि व्हाट इज द सोशियो इकोनॉमिक फिनोमिना। सोशियो इकोनॉमिक है, सोशल में समाज में, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड। सोशियो इकोनॉमिक फिनोमिना है वेयर बाय द रिसर्च रिसोर्सेज अवेलेबल टू ए सोसाइटी आर यूज्ड टू सेटिस्फाई द वांट ऑफ द फ्यू while many do not have even their basic need met। बोल रहा है कि जो ये सोशल इकोनॉमिक फिनोमिना है, इसमें क्या होता है कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो अवेलेबल होते हैं कुछ लोगों के लिए। वो अपनी मतलब कि जो अमीर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी इस सुविधा की सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं। अमीर जो है सेटिस्फाई होते हैं, अपनी सारी वांट अपनी पूरी फुलफिल करते हैं। वहीं पे क्या होता है, अदर अदर साइड क्या होता है कि कुछ लोग अपनी बेसिक नीड, जरूरतों, मेन जरूरतों जैसे खाना पीने के लिए भी उनको नीड पूरी नहीं हो पाती है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। बी ऑप्शन इज राइट। 44 क्वेश्चन है, अरेंज इन द राइट सीक्वेंस द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द सीरियल्स ड्यूरिंग मॉइस्ट कुकिंग एंड कूलिंग। नम खाना पकाने और ठंडा करने के दौरान अनाज में होने वाले परिवर्तनों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, राइस कुकिंग, या फिर आप खीर बना रहे हो, या कोई भी किसी भी फूड को आप ले लो। तो सबसे पहले क्या होता है, आप कोई भी खाना पकाने में सबसे मेन काम क्या होता है? पानी का काम होता है ना। तो वाटर एब्जॉर्प्शन, आप पानी डालते हो या पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? चेंज इन विस्कोसिटी। जब आप पानी डालते हो तो उसके गाढ़ेपन
में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे चावल डाला आपने पानी में, तो चावल तो पहले कड़ा होता है, बट पानी में जब डाल के उसको पकाते हो तो क्या होता है, वो लेई के रूप में हो जाता है। फिर क्या होता है, रेट्रोग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, जब पानी और प्रतिगमन इसको कहते हैं, मतलब विपरीत जाना। उसके बाद होता है, मतलब कि रेट्रोग्रेशन मतलब कि अगर आप पका रहे हो कोई सब्जी, उसमें से क्या होता है, पानी अलग होने लगता है। नेक्स्ट है आएगा रिक्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनने लगते हैं। और लास्ट है सिनरेसिस। इसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टल बनने लगता है वो जेली के रूप में अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, मतलब पानी उससे हट जाता है। आपका सही ऑप्शन डी है। नीचे रिक्रिस्टलाइजेशन और ये सिनरेसिस के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, गिवन द सीक्वेंस प्रोग्रेसिंग और सिम्टम्स ऑफ फ्रॉम हेपेटाइटिस टू सिरोसिस। हेपेटाइटिस से सिरोसिस के लक्षण जो है उसको सीक्वेंस में बताइए। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सी जो है, जब भयंकर रूप में वो मतलब कि उसकी अति में पहुंच जाता है तो वो सिरोसिस हो जाता है। तो ये रोग पहले तो आप जान लीजिए रिलेटेड किससे है, ये पेट से रिलेटेड है। तो पेट में अगर आपको कोई रोग होता है तो सबसे पहले एक छोटा सा ही आप समझ लीजिए ना, पेट में दर्द हो, पेट, आपने कुछ उल्टा सीधा बाहर का खाना खा लिया, फूड पॉइजनिंग है, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले आपके पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ आती है। तो आपका सी ऑप्शन पहले होगा, पहले आपको एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, ये सब होगा। फिर नेक्स्ट आपको, क्योंकि आपका पेट दर्द हो रहा है, पेट में वोमिटिंग हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, मिचली आ रही है, तो क्या होगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस, पेट में कोमलता, अजीब सा फील होने लगता है। एंड जॉइंडिस, ये क्योंकि हम सिरोसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट आपको याद करने होंगे। जॉइंडिस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज बिलिरुबिन, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। फिर आपका पार्शियल हाइपरटेंशन, जब ये सब आपके शरीर में कोई भी चेंजेस जब अधिकतर मतलब कि क्षमता के ऊपर होने लगते हैं तो आपका सबसे पहला सिम्टम्स क्या आता है, ब्लड, मतलब उच्च रक्तचाप स्टार्ट हो जाता है आपका, हाइपरटेंशन, पार्शियल हाइपरटेंशन। उसके बाद होगा आपका, फिर आपका आता है वो पॉइंट एसोफेगल वेरिस। इसमें क्या होता है कि जो नसें होती हैं वो मोटी हो जाती हैं। फिर आता है ओडिमा, शरीर में पानी की मात्रा, एसाइटिस में पेट में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। आपका सही आंसर आपका डी है। यहाँ लिवर सिरोसिस के बारे में लिखा गया है, इसमें से लिवर सिरोसिस होने पर व्यक्ति स्वयं को बीमार महसूस करता है। शुरुआती चरण में कोई खास लक्षण नहीं दिखते, लेकिन जैसे ही बीमारी बढ़ती है लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। इसमें से कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार है, भूख कम लगना और ऊर्जा का कम होना, वजन में कमी या फिर अचानक वजन का बढ़ जाना, चोट के निशान की तरह शरीर पर लाल चकत्ते आना, त्वचा व आंखों का रंग पीलापन युक्त होना, त्वचा में खुजलाहट, एड़ी के जोड़ पर एडिमा होना, सूजन होना तथा पैर और पेट में भी सूजन के लक्षण दिख सकते हैं। मूत्र का रंग भूरा संतरे के रंग का होना, मल का रंग बदल जाना, भ्रम, निर्णय, स्थिति भंग, भ्रांति जैसी स्थिति का होना, या फिर व्यक्तित्व में अन्य कई तरह के बदलाव आना, मल में रक्त आना, बुखार होना इत्यादि लिवर सिरोसिस की पहचान कैसे होती है। लिवर रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक इस बीमारी का बड़ी आसानी से पहचान कर लेते हैं, बस उन्हें कुछ शारीरिक जांच और हुआ तो कुछ रक्त जांच कराने की जरूरत होती है। इस जांच लिवर फंक्शन टेस्ट और कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या फिर एक विशेष जांच फाइटो स्कैन की से आसानी से इस बीमारी की डायग्नोसिस की जा सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं अरेंज द राइट सीक्वेंस द प्रोसीजर यूजिंग इन सेलेक्टिंग ए फूड सर्विस एम्प्लॉय। फूड सर्विस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने का क्या प्रोसीजर है। देखिए, आपको अगर किसी को आपको अपने कंपनी में अपॉइंट करना होगा तो सबसे पहली चीज़ की क्या मतलब आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए ना कि भाई कंपनी में उस बंदे की ज़रूरत है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नीड आवश्यकता। देखिए डी सी में आपका लिखा है डिटरमाइनिंग द नीड। अब जब आपको पता चल गया कि भाई इस पोजीशन की आवश्यकता है, इस पोजीशन पे कोई है नहीं, तो आप क्या करोगे, अपने आसपास इंटरनल सोर्स से पता करोगे, कोई है अगर इस काबिल तो भाई वो काम कर ले। अगर इंटरनल सोर्स से भी आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, फिर इंटरव्यू लेने के लिए क्या सबको जाके बोलोगे भाई मेरे यहाँ इंटरव्यू देने आओ, नहीं, आप एडवर्टाइजमेंट करोगे। एडवर्टाइजमेंट क्या, अब क्या होगा, लोग इंटरव्यू देने आएंगे, तो इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू होगा तो फिर क्या होगा, आप इवेलुएट करोगे भाई कौन किस काबिल है, काम कर सकता है नहीं कर सकता है। लेकिन उसमें सबसे बेस्ट आपको कोई मिलेगा तो आप क्या उसको तुरंत हायर कर लोगे। आपकी जो पैकेज वगैरह डिसाइड करोगे कि भाई हम इतना ही दे सकते हैं, उसी के हिसाब से आप उसको रखोगे। तो स्टेब्लिशमेंट ऑफ फेज, फिर क्या करोगे, जब उसका पैकेज डिसाइड हो जाएगा तो फिर आप उसको अपॉइंटमेंट लेटर दोगे। देखिए फर्स्ट में आपका अपॉइंटमेंट लेटर लिखा है। जब अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा आप क्या करोगे, लास्ट क्या आएगा, ओरिएंटेशन। उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि ये काम ऐसे ऐसे करना है, ये तुम्हारा काम है, करो। सही ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट है अरेंज द स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। देखिए फ्राइड ने जो है 5 स्टेज बताए थे, जिसमें से पहला था ओरल। ओरल स्टेज जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहला क्या काम होता है उसका, दूध पीता है, सक करता है, तो ओरल स्टेज। फिर उसके बाद आता है एनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चे क्या करता है कि वो बाथरूम वगैरह रोक के रखने में उसको अच्छा लगता है, तो ये इसलिए उन्होंने फ्राइड ने इसको एनल स्टेज नाम दिया है। ओरल स्टेज आपका 0 to 2 ईयर होता है और एनल स्टेज आपका 2 to 3 होता है। फिर आपका आता है पैलिक स्टेज। पैलिक स्टेज में बच्चे को पता चल जाता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, वो समझने लगता है इस बात को। ये आपका आता है 3 to 7 ईयर के बीच में। नेक्स्ट आता है लेटेंसी स्टेज। इस स्टेज में आपका आता है 7 to 11 ईयर। 7 to 11 ईयर के बच्चे लेटेंसी स्टेज में। लास्ट आता है जेनिटल स्टेज, ये आपका 11+ में एडल्ट है, इसको जेनिटल स्टेज फ्राइड ने नाम दिया है। आपका राइट आंसर सी होगा। ये फ्राइड के जो स्टेज है उनके बारे में थोड़ा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के सीक्वेंस को पूछा गया है। देखिए पहला और इसमें आएगा प्रीनेटल। प्री है ना पहले, इसमें क्या होता है जो गुणसूत्र डिवाइड होते हैं वो स्टेज आपका प्रीनेटल में आता है। उसके बाद क्या होता है, गर्भ से जन्म तक एंटीनेटल आपका उत्पत्ति से पूर्व लिखा है ना, तो जन्म से पहले और गर्भ में जब रहता है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूनेटल। न्यूनेटल आपका 28 डेज तक के बच्चों को माना जाता है। उसके बाद आता है इन्फेंसी, ये आपके जन्म से 2 ईयर तक के बच्चे होते हैं। और टोडलरहुड, ये आपके 3 साल तक के बच्चों को बोला जाता है। आंसर आपका बी राइट है।
यहाँ प्रीनेटल और एंटीनेटल के बारे में लिखा है। इसमें आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। इसमें क्या है कि जो आंसर यूजीसी नेट ने दिया है और जो एक्चुअल आंसर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, जो आंसर है उसमें ये है कि पहले कोई भी बात होती है आप उसको रिसीव करते हो, जब वो रिसीव करते हो मतलब कान से सुनते हो, फिर उसको अंडरस्टैंड समझते हो कि क्या है, फिर जब समझते हो तो आपको वो याद हो जाती है, फिर उसको इवेलुएट करते हो। अंडरस्टैंड, जैसे कि आपने किसी कोयल की आवाज़ सुनी या किसी के बम बजने की आवाज़, ऐसे टाइप का, या धड़ाम सी आवाज़, सपोज दैट धड़ाम सी कोई आवाज़ हुई, अब आप उसको पहले रिसीव किया, वो वॉइस जो भी आवाज़ थी उसको आपने रिसीव किया, फिर उसको अंडरस्टैंड किया, उसको समझा कि ये किस तरह की आवाज़ है, धम, है ना। फिर उसके बाद आप उसको रिमेम्बर कर रहे हो कि कैसे आवाज़ थी। अब आप उसको इवेलुएट कर रहे हो कि ये किसी भी पटाखे बजने की आवाज़ थी, कोई सामान गिरने की आवाज़ थी। फिर आप क्या करते हो, उसको फीडबैक देते हो, बताते हो। यूजीसी की जो आंसर है उसमें लिखा है कि इसका सही सीक्वेंस जो बताया है उसमें बोला है कि अंडरस्टैंड आपका रिमेम्बर रिसीविंग, रिसीविंग पहले होता है, रिसीव किया, फिर उसके बाद आप उसको रिसीव किया तो अंडरस्टैंड करोगे, सेम वही, फिर आप उसको रिमेम्बर करोगे, याद करोगे, फिर रिस्पॉन्डिंग, फिर इवैल्यूएटिंग। क्योंकि पहले इवैल्यूएटिंग होना चाहिए और रिस्पॉन्डिंग बाद में होना चाहिए। बाद में ना आप बताओगे भाई क्या है क्या नहीं है, रिस्पॉन्ड पहले करोगे फिर बाद में इवैल्यूएट करोगे। लेकिन क्योंकि यूजीसी नेट के आंसर है तो वो अपने आंसर मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गिव द सीक्वेंस फॉर डेनिम वॉशिंग। डेनिम वॉशिंग के सही सीक्वेंस बताइए। डेनिम वॉश करने से पहले आप कोई भी कपड़ा अगर आपको क्लीन करना है या फिर आपको उसको नेक, मान लीजिए कोई प्लेन कपड़ा है, आप उसको कुछ बनाना चाहते हो कोई ड्रेस, तो सबसे पहले काम क्या करोगे, पहले देखोगे कपड़ा साफ सुथरा है कि नहीं, साफ नहीं है तो उसको क्लीन करोगे। तो डिसाइजिंग एंड स्कोरिंग, पहला काम होता है डिसाइजिंग और स्कोरिंग करना। फिर क्या करते हैं, एंजाइम वॉश, उसमें अगर कोई केमिकल वगैरह यूज हुआ है तो उसको वॉश करके निकाल देते हैं। फिर उसके बाद क्लीन अप टू एडजस्ट द रिसाइड डिजायर्ड इफेक्ट। आपको जो इफेक्ट चाहिए, जिस तरह का कपड़ा आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से उसको क्लीन अप करते हो। जब पूरी तरीके से कपड़ा क्लीन हो जाता है तो अब उसमें ब्लीच करोगे। ब्लीच करने के बाद उसको पेंटिंग डाइंग कलर करोगे। फिर उसको सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग का लास्ट प्रोसेस होता है। सही सीक्वेंस आपका सी आपका सही आंसर है, बी आपका सही आंसर है, सॉरी। नीचे आपके ये दिए गए हैं डेनिम के बारे में और उससे रिलेटेड है ये, और क्या जैसे ड्राई प्रोसेस क्या है, डिसाइज क्या है, एंजाइम क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द करेक्ट सीक्वेंस फॉर कॉटन प्रोसेसिंग। कॉटन में पहले
सेंसिंग किया जाता है, मतलब आँख की लपटों के बीच से कपड़े निकाले जाते हैं कि कपड़े के ऊपर के जो भी रेसे निकले हों वो जल के कपड़ा एकदम प्लेन हो जाए। फिर डिसाइजिंग करते हैं, उसके बाद स्कोरिंग करते हैं, धुलते हैं, उसमें से जो भी केमिकल वगैरह हो वो निकालते हैं, फिर उसको ब्लीच करते हैं। ब्लीच करने के बाद उसमें प्रिंटिंग का काम होता है और लास्ट में क्यूरिंग एंड हीट सेटिंग होता है। सही आंसर आपका सी है। चेंजिंग डिसाइजिंग के बारे में यहाँ लिखा गया है। स्कोरिंग क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द सीक्वेंस फॉर डिजाइन डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर गारमेंट फॉर फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री के लिए जो हम गारमेंट डिजाइन करते हैं उसका सही सीक्वेंस क्या है? इसमें फर्स्ट आपका आएगा मेकिंग डिजाइन ब्रीफ। पहले आप डिजाइन बनाओगे कि आपको क्या बनाना है, किस तरह का कपड़ा बनाना है। फिर नेक्स्ट आएगा आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट। आप एक यंग पर्सन के लिए बना रहे हो, किसी बच्चे के लिए बना रहे हो, किसी बूढ़े के लिए बना रहे हो, उस हिसाब से आप उसको डिज़ाइन करोगे। टारगेट मार्केट मतलब मार्केट को आप टारगेट करोगे, किस तरह के मार्केट में, अर्बन एरिया में है या फिर किसी सिटी में है, इन सब बातों का ध्यान रखोगे। फिर क्या है, स्टडी ऑफ करंट ट्रेंड। साथ ही आप ये भी ध्यान रखोगे कि आज का ट्रेंड में कैसे डिज़ाइन चल रहे हैं। फिर है स्टडी ऑफ फोरकास्ट। स्टडी ऑफ फोरकास्ट मतलब पहले से आप उसका ये फ्यूचर होता है ना, कि पहले से आप सोचते हो कि इस तरह की डिज़ाइन ज़्यादा चलेगी या आने वाले टाइम में ऐसे डिज़ाइनें आएंगी, तो स्टडी ऑफ फोरकास्ट। फिर डिज़ाइनिंग बाय मेंटेनिंग आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड। ब्रांड बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन, और फिर लास्ट में आप उसका प्रेजेंटेशन करोगे। सही आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो सही सीक्वेंस है उसके बारे में आप बताइए। तो आप किसी को मैसेज भेजते हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सोर्स, किस चीज़ से भेज रहे हो, तो सोर्स आपका पहला ऑप्शन होगा। फिर क्या मैसेज भेज रहे हो, तो मैसेज सेकेंड ऑप्शन आपका होगा। फिर होगा इनकोडर, इनकोडर के बाद डिकोडर आता है और डिकोडर के बाद डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपका मैसेज पहुँच रहा है, वो लास्ट ऑप्शन होता है आपका। आपका राइट आंसर बी है। अरेंज इन सीक्वेंस द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, कोई आपने कंपनी स्टार्ट की, डिस्ट्रीब्यूशन का सही चैनल सही सीक्वेंस पूछ रहा है, ये बहुत ईजी है। कोई कंपनी स्टार्ट की, कोई भी सामान आता है, सबसे पहले कहाँ होता है? मैन्युफैक्चर में। कहाँ बन रहा है वहाँ से आएगा। मैन्युफैक्चर से वो कहाँ जाता है? वो होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर से कहाँ जाता है? वो रिटेलर जो फुटकर विक्रेता है उनके पास जाता है। और लास्ट में कहाँ जाता है? वो कस्टमर के पास जाता है। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट है। अरेंज द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस। मैस्लो हायरार्की का जो सीक्वेंस है उसको सही वे में आप लगाइए। मैस्लो ने जो अपने ये हायरार्की दी थी उसमें उसने देखा था कि लोगों की नीड्स कैसे कैसे बदलती है और किस नीड के अचीव करने के बाद फिर नेक्स्ट नीड क्या आती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता क्या होती है? भोजन, खाना। वो किस लिए जरूरी होता है? उसकी फिजिक, उसके शरीर के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए। तो पहली नीड इंसान की होती है साइकोसोशलॉज फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल आपका पहली नीड होता है। फिर जब बच्चा खाना अपने शरीर को मतलब खाना पीना शुरू कर देता है, उसको प्रॉपर खाना मिलता है, उसके शरीर की नीड पूरी हो जाती है, फिर क्या आता है?
फिर आता है सेफ्टी, सुरक्षा का, बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान। तो सेफ्टी इंसान की, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सेफ्टी की। बच्चा को, अगर छोटा बच्चा है, वो बच्चे के पास अनजान इंसान आता है तो वो डर जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है सेफ्टी का। सेफ्टी के बाद जब बच्चा और बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो उससे क्या होता है, दोस्त बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, टीचर्स बनते हैं। तो सोशल, ये क्या होता है, ये सोशल बॉन्डिंग होती है लोगों से, उसकी नीड धीरे धीरे बढ़ रही है। बच्चा छोटा जब पैदा होता है तब उसको किसी फ्रेंड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसकी नीड बढ़ती जा रही है। सोशल के बाद आता है सेल्फ स्टीम, और सबसे लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपका राइट आंसर है ए। ये मैस्लो की हायरार्की नीड्स दी गई है। Arrange the following programs of adult education in India in chronological order of their इंसेप्शन। कब स्टार्ट हुए थे, कौन कौन से प्रोग्राम, उनको सीक्वेंस में लगाना है। तो NAEP नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो है 2 अक्टूबर 1978 में 78 में स्टार्ट हुआ था। नेशनल लिटरेसी मिशन NLM 1988 में स्टार्ट हुआ था। टोटल लिटरेसी कैंपेन जो है आपका जनवरी 26 1989 में स्टार्ट हुआ था। राइट सीक्वेंस आपका डी है। The correct sequence of a step involved in the behavior change communication is व्यवहार परिवर्तन संचार में शामिल चरणों को सही क्रम में लिखिए। पहला, व्यवहार परिवर्तन में क्या आता है, आप किसी चीज़ को अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है, अटेंशन। सपोज दैट आपको साइकिल चलाने नहीं आती, आपने कैसे एकाएक आप साइकिल चलाना कैसे सीख लोगे, आप किसी को देखे रहोगे ना कि साइकिल चला रहा है, आपका इंटरेस्ट होगा तब ना, पहले देखोगे, अटेंशन। तो अटेंशन पहला होगा, फिर क्या होगा, इंटरेस्ट। आपने देखा कि कोई साइकिल चला रहा है, फिर आपको इंटरेस्ट होता है कि मुझे भी साइकिल चलानी चाहिए। फिर क्या आता है, डिज़ायर। आप अंदर से डिज़ायर आपको आता है कि नहीं मैं साइकिल चलाना सीखूंगा। नेक्स्ट आता है कन्विक्शन, धारणा। आप धारणा बनाते हो कि कैसे कैसे साइकिल चलानी है या कोई भी। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, एक्शन। जब सब तरीके से, पहले आपको समझ तो होनी चाहिए ना कि साइकिल चलाना कैसे है, फिर उसके बाद आप एक्शन करते हो, फिर उस चीज़ को फॉलो करते हो कि हाँ पैर घुमाना है, हैंडल पकड़ना है। फिर जब आप चला लेते हो, एक्शन कर लेते हो, तो आपको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन। लास्ट आपको सेटिस्फैक्शन आएगा। आपका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजिंग बाय द लॉसवेल इन हिज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लॉसवेल द्वारा यूज किए गए मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कौन, ये सारे फ्रेज जो यूज किए गए थे उनको सीक्वेंस में रखिए। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहली चीज होती है कि हु, कौन कह रहा है। जब कोई कह रहा है तो वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेप आता है से व्हाट। हु, नेक्स्ट आता है से व्हाट। अब क्या कह रहा है, किस चीज से कर रहा है, इन विच चैनल, किस चैनल के द्वारा वो अपना मैसेज कन्वे कर रहा है। फिर जब वो कह रहा है, क्या कह रहा है पता चल गया, किस चैनल से कह रहा है, लेकिन किसे कह रहा है, टू whom। और लास्ट में आता है विथ व्हाट इफेक्ट। सही आंसर आपका सी है। ये है लॉसवेल का कम्युनिकेशन मॉडल। हु स्पीकर हो गया, व्हाट मैसेज हो गया, चैनल मीडियम हो गया, और हूम ऑडियंस हो गया, और द इफेक्ट वही फीडबैक वगैरह हो गया। नेक्स्ट आपका मैच है, मैच करना है आपको।
मैच करना है। एक साइड फूड्स दिए गए हैं, एक साइड फूड्स हैं और एक साइड आपके मिनरल विटामिन्स वगैरह दिए गए हैं। अब आयरन किस में पाया जाता है? इसमें से आयरन आपका बिस्किट में पाया जाता है। आयोडीन ये सबको पता है, ये सॉल्ट में होता है। विटामिन डी मिल्क में होता है और विटामिन ए एंड डी आपका हाइड्रोजनेटेड फैट में होता है। हाइड्रोजनेटेड फैट क्या होता है? हाइड्रोजनेटेड फैट जो है आपका एक वसा, तरल वसा और वनस्पति तेल होता है जिसे कि क्रीमी बनाया जाता है। इसे कैसे बनाया जाता है? असंतृप्त वसा को हाइड्रोजनीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से संतृप्त वसा में इसे परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांस फैट और हाइड्रोजनेटेड फैट में अंतर बताया गया है। Trans fat are actually unsaturated fat, but they can raise total and LDL cholesterol level, while also lower HDL cholesterol level. 60 also matching 60 मैच करने के लिए है, जिसमें न्यूट्रिशनल असेसमेंट मेथड है और कौन कौन से टूल हैं। इसमें फर्स्ट जो है डाइटरी सर्वे, ये FFQ है, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर। इसमें फूड मतलब खाना कितने कितने टाइम पे खाया गया है इसके बारे में कुछ क्वेश्चन होते हैं। दूसरा है एंथ्रोपोमेट्री, ये आपका MUAC मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ये आपका न्यूट्रिशन स्टेटस, आपका स्वास्थ्य का जो स्टेटस है उसके बारे में पता करने के लिए किया जाता है। बायोकेमिकल, ये HB हीमोग्लोबिन के लिए है। और क्लिनिकल क्या है? बाइटोट स्पॉट। बाइटोट स्पॉट जो है आंखों में वाइट कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उसे बाइटोट स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ डिजीज। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्टीरियो। इसमें क्या होता है कि वसा का पाचन नहीं हो पाता है, जिससे कि मल के द्वारा वसा बाहर निकलने लगती है। तो इसका सही मैच जो है मैलोब्सॉर्प्शन है। नेक्स्ट है न्यूरोसाइकियाट्रिक। इसमें क्या होता है? ये हेपेटिक इंसेफ्लोपैथिया है। इसमें लीवर जो है, लीवर की डिजीज की वजह से क्या होता है कि मस्तिष्क प्रॉपर काम नहीं करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। यूरिन रिफाइन करने में प्रॉब्लम होती है, लॉस होता है। तो प्रोटीन जो है इन यूरिन रिफाइन करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड। लास्ट है प्लेटलेट एग्रीगेशन, जो है ये आपका CVD। CVD आपका है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, इससे रिलेटेड है। आपका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऊपर जितने डिजीज दिए हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट है। लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड दिया है। 62 क्वेश्चन में दिया है पहला ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जैसे गॉसिप हो गया, ये सारे जो होते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं, इसे ग्रेप वाइन कहते हैं।
देखिए हर चीज़ को याद करने का अपना ट्रिक होता है, आपको जिस तरीके से भी याद हो जाए। इसके लिए मैं कुछ ट्रिक बताऊंगी, जैसे ग्रेप वाइन है। वाइन आदमी कब पीता है? ये वाइन पीते पीते आदमी किसी पार्टी में पीता है, पीते पीते बातें करता है, गप्पे मारता है, गॉसिप करता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही ग्रेप वाइन कहते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो गया? गप्पे मारना। और ग्रेप वाइन, वो वाइन से आप रिलेट कर लीजिए। वाइन जब पीते हैं तो आप गप्पे मारते हैं। बेंचमार्क। बेंचमार्क, बेंच आपको पता है बैठने के लिए बेंच है। आपने ये डिसाइड कर लिया है इस बेंच पे मैं बैठूंगा। तो सेट ऑफ गोल बेस्ड ऑन व्हाट इज अचीवेबल। तो बेंचमार्क, हमने ये बेंच डिसाइड कर दिया कि इस पे बैठना है, तो सेट ऑफ गोल। फिर है फिश डायग्राम। फिश डायग्राम, फिश जो है जो होती है उसके कैसे होते हैं, पीछे जो पूंछ होती है उसकी वो दो साइड जाती है ना। तो फोकस ऑन डिफरेंट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, अलग अलग कॉज ऑफ प्रॉब्लम। डिफरेंट वर्ड इसमें से लीजिए। और फिश के पीछे पूंछ के दो पॉइंट होते हैं, तो डिफरेंट और फिश। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो बहुत सिंपल है, कॉस्ट दैट इंक्रीज विथ सेल्स। और नेक्स्ट है मार्केट मिक्स। मार्केट मिक्स करके 4 P's जो आते हैं वो मार्केट मिक्स में आते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 P's हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन है। ये चारों जो ऑप्शन थे उसके बारे में दिया गया है। फिगर इसलिए ऐड कर देते हैं, फिगर से क्या होता है, चीज़ें जल्दी याद होती हैं। नेक्स्ट है आपका 63 क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला है सकिंग एंड आई ब्लिंक। ये जो है आपका परमानेंट रिफ्लेक्स है। लेस देन 2.5 kg ऑफ बर्थ वेट, ये आपका है स्मॉल फॉर डेट। और थर्ड है एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, अकेलापन। और पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस का है क्लासिक कंडीशनिंग। पावलोव ने क्लासिक कंडीशनिंग दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दिया था। स्किनर ने चूहे पे ये प्रयोग किया था। इन्होंने एक भूखे चूहे को एक पिंजड़े में कैद कर दिया और एक ट्रिगर दिया था उसमें, जिसको दबाने पे खाना बाहर आता था। चूहा इधर उधर कोशिश करता था और बाई चांस उसका पैर उस ट्रिगर पे पड़ गया और खाना बाहर आ गया। फिर उसे जब भी भूख लगती थी वो उस ट्रिगर पे दबाता था और खाना आ जाता था। पॉलप की थ्योरी में क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में कुत्ते को खाने के लिए खाना देने से पहले बेल बजाई जाती थी, फिर खाना दिया जाता था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब भी बेल बजाई जाती थी कुत्ते के मुंह में लार अपने आप आ जाता था। ये उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थी। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए जर्मिनेशन क्या है। जर्मिनेशन है साइंस एक्सपीरियंस है। इक्विलिब्रेशन की थ्योरी किसने दी थी? इक्विलिब्रेशन की थ्योरी आपकी पियाजे ने दी थी। जिन सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम क्या है? ये स्लिपिंग ऑन स्टमक एंड सॉफ्ट सरफेस पे। और किंडरगार्टन ये आपका ओवेल ने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट मैचिंग है। 65 में पहला है TAT। ये एक टेस्ट है। तो इसमें देखिए प्रोजेक्टिव टेक्निक दिया गया है, इसका सही ऑप्शन है। थेमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट है ये। इसमें क्या होता है, फिगर दिया जाता है जिसमें कि दिखा के आपसे एक स्टोरी बताने को कही जाती है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर इसका सही आंसर है। हेल्पफुल बिहेवियर, आप जब सोशल होंगे तभी ना
बीसीजी का टीका क्या होता है? बीसीजी का टीका बर्थ के तुरंत बाद दिया जाता है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। और लास्ट है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव होता है। थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट के बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है आपका वेलवेट। वेलवेट आपका जो है वो वार्प पिल सरफेस ऑफ सिल्क है। सिल्क पे सॉफ्ट सरफेस जो बनाया जाता है वो वेलवेट है। वेलवेटिन आप फीलिंग पायल सरफेस फील किया हुआ रहता है, उसे वेलवेटिन कहते हैं। ये सारे कपड़ों को नीचे फिगर दिया गया है, आप देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। वेलक्रो क्या होता है? वोवन नायलॉन स्ट्रिप ऑफ हुक साइज। नायलॉन स्ट्रिप से बनी होती है वो वेलक्रो होती है। और वेलोर क्या होता है? शॉर्ट थिक पाइल ऑफ कॉटन। छोटे मोटे पाइल होते हैं कॉटन के, वेलोर होते हैं। देखिए नीचे फिगर दिया जा रहा है। देखिए पहला फिगर जो आपका है ये वेलवेट का है, इसमें पायल सरफेस है सिल्क पे। नेक्स्ट आपका है वेलवेटिन। ये पायल सरफेस जो है फील किया जाता है, ये वो है। नेक्स्ट है वेलक्रो। इसमें क्या होता है? स्ट्रिप होती है नायलॉन की हुक की तरह। हुक आइज मतलब हुक की तरह होता है जिससे ये चिपक जाते हैं। और लास्ट है वेलोर। ये छोटे थिक पाइल के कॉटन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसमें है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ट्रांसफर ऑफ कलर फ्रॉम वन एरिया ऑफ फैब्रिक टू अनदर। एक एरिया से दूसरे एरिया में कलर का जाना। फ्रॉस्टिंग इज चेंज इन कलर ड्यू टू लोकलाइज्ड एब्रेसिएशन। मतलब कि किसी सरफेस पे, किसी कपड़े के किसी जगह पे घर्षण होने से उसके कलर में चेंज हो जाना। नेक्स्ट है फेडिंग। फेडिंग आपका सनलाइट से होता है, लॉस ऑफ कलर ड्यू टू सनलाइट। और लास्ट है क्रॉकिंग। क्रॉकिंग आप ट्रांसफर ऑफ कलर टू अनदर फैब्रिक बाय रबिंग। एक कपड़े से दूसरे कपड़े में कलर का ट्रांसफर हो जाना। सही आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर लॉस ड्यूरिंग डेली यूजेस। ये 5 ऑप्शन आपके दिखाए गए। फ्रॉस्टिंग, ब्लीडिंग, फेडिंग, येलोइंग, क्रॉकिंग। यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? यूनिट मतलब पूरी टीम। ऑटोमेटिक ट्रांसफर फ्रॉम वर्क स्टेशन टू वर्क स्टेशन। पूरी यूनिट एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन। मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? एम्पावर्ड वर्क टीम होता है। प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम, यहाँ देखिए बंडल वर्ड है, यहाँ पे भी बंडल वर्ड है। ग्रेजुअली असेंबल एज अ बंडल मोर थ्रो। सेक्शन और प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? असेंबलिंग ऑफ कंप्लीट पैनल बाय अ सिंगल ऑपरेटर। सिर्फ एक ऑपरेटर के द्वारा। सही ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ट्रांसफरिंग क्या है? रिड्यूस अवेलेबल रिसोर्सेस। जब आप ट्रांसफ़र क्या होता है, आपको कोई खाना बनाना है, सब्जी बना रहे हो तो सब्जी बना दी, ख़त्म हो गया ना, रिड्यूस हो गया। तो ट्रांसफरिंग क्या है? अवेलेबल रिड्यूस अवेलेबल रिसोर्सेस। प्रोड्यूसिंग है
क्रिएट एडेड रिसोर्सेज, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं तो क्रिएट एडेड रिसोर्सेज। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग क्या है? एडजस्टिंग अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज, एडजस्ट कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लगा रहे हो। एक्सचेंजिंग क्या है? इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस। सही आंसर आपका ए है। देखिए मेट डिमांड, डिमांड से तक पहुंचना, डिमांड को प्राप्त करना, तो सही ऑप्शन आपका होगा आउटपुट। आउटपुट क्या है? तो कंपोनेंट ऑफ आउटपुट। यूज रिसोर्सेस, यूज जो रिसोर्सेज यूज हो गए हैं, शिफ्ट इन स्टॉक, स्टॉक में शिफ्ट होना। गोल्स क्या है? डिमांड्स रिक्वायर्ड एक्शन, मतलब क्या डिमांड है एक्शन करने का, कार्य करने का, तो वो गोल है। एडजस्टिंग क्या है? चेंज इन एक्शन, मान लीजिए कोई काम गलत हो गया या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई तो एक्शन में चेंज करना एडजस्टिंग हो गया। सही आंसर आपका डी, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए ब्रांड, ब्रांड आपका सिंबल है। प्रोसेस चार्ट आपका पेन पेंसिल प्रोसेस वाला जो होता है ना, वो प्रोसेस चार्ट है, पेन पेंसिल द्वारा टाइम वर्क वाला। और ट्रेडमार्क आपका वर्ड है। और स्टैंडर्ड आपका BIC, BIS स्टैंडर्ड का है ना, ऐसे बोलते हैं, तो BIS आपका स्टैंडर्ड है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, गुड़गांव प्रोजेक्ट किसने दिया था? गुड़गांव प्रोजेक्ट आपके एप्पल ब्रांड ने दिया था। फिर आता है आपका श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट। श्रीनिकेतन योजना किसकी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। मार्थांडम एक्सपेरिमेंट क्या है आपका? ये है एल्बर्ट टी मायोर का है। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट आपका, सॉरी, मार्थांड एक्सपेरिमेंट आपका स्पेंसर हैच का है और इटावा पायलट प्रोजेक्ट आपका एल्बर्ट टी मायोर का है। तो सही आंसर आपका डी है। डेविड के वर्लो का कौन ऑफ एक्सपीरियंस, नहीं कम्युनिकेशन मॉडल है, डेविड के वर्लो का कम्युनिकेशन मॉडल है। एडगर डेल का कौन ऑफ एक्सपीरियंस है। और रॉगर EM का डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। और रॉबर्ट चैम्बर का है रैपिड रूरल अप्रेजल। ये बर्लो का कम्युनिकेशन मॉडल है। और बर्लो का कम्युनिकेशन मॉडल में पहले सोर्स है, फिर मैसेज है, फिर चैनल है, रिसीवर है। बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि बर्लो के मॉडल में कौन कितने, मतलब कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो 4 है आपके, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। फोन ऑफ लर्निंग आपका एडगर डेल ने दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि रीडिंग से सिर्फ 10% होता है इंसान को याद, और हियरिंग से 20%, देखने से 30%, एक्टिविटी से ये वॉचिंग मूवी वगैरह से आपका 50%, और पार्टिसिपेट करने से 70%, और किसी काम को करने से, मतलब एक्चुअल उसी बेस पे होने पे, करने पे 90% चीज़ें याद रहती हैं। ये एडगर डेल ने दिया था। इनोवेशन थ्योरी आपको बताया ही है। अर्ली अडॉप्ट इन्वेटर होता है, अर्ली अडॉप्टर होता है, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी और लेगार्ड होते हैं।
रॉबर्ट चैम्बर के बारे में कुछ पॉइंट है। लास्ट क्वेश्चन आपका 75 है। देखिए, मेधा पाटकर जो है आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, और सुंदरलाल सुंदरलाल बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा आपके चिपको आंदोलन से, महात्मा गांधी आपके फ्रीडम फाइटर हैं, और विनोबा भावे आपके भूदान आंदोलन से। ये रहा आज का आपका सेशन। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।